नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आजकल। ऐसी कई एक्सपर्ट्स हैं बाजार में जिनको हम एक छत के नीचे लेकर के आए हैं। ये है फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। फाइनेंस के वो टिप्स और ट्रिक्स जो आपको जगह जगह से ढूंढने पड़े तो क्यों नहीं आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाए। आज इनको अपना लोगे तो आपका कल अपने आप बन जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके कमेंट्स भी कह रहे हैं। थैंक यू सो मच इन सारे एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए। आपको प्रांजल कामरा जी, एसेट योगी और विवेक ओबरॉय का एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। वैसे कोई भी एपिसोड मिस हुआ हो तो पूरी की पूरी सीरीज है, चाहे प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। कोई एक छत के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम के अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स लिए हैं। आज जो अनंत लड्डा जी जिनसे हम मिल रहे हैं ना, वो कहते हैं एक्सपेंसिव गाड़ी तब खरीदो। फॉर्मूलाज देते हैं आपको कि पहले आप 9x उससे 9 गुना आपके बैंक अकाउंट में जब हो, पर्सनल फाइनेंस हो, ट्रेडिंग हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, बॉन्ड हो, उसके फिलोसोफर इन्वेस्ट आजकल के अनंत लड्डा। SIP ठीक है कि नहीं है, किस फंड के साथ शुरू करें, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, कौन सा ठीक रहता है आपके लिए, या मल्टी कैप, और ETF के अंदर कैसा रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस को आप कैसे चुनोगे, IPO के लिए रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएं, FNO में रिस्क मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर के पास कैश पाइल है तो उसे वॉलेटाइल मार्केट में इन्वेस्ट करना कहाँ है, पैसे को मल्टीप्लाई, पैसे का डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करना है, सेफ बेट वाले सेक्टर्स कौन से, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको एक छत के नीचे फाइनेंशियल फ्रीडम में मिलती है। आइए अब मिलते हैं अनंत लड्डा जी से। दुनिया कह रही है SIP सही है, SIP सही है, आप कह रहे हो नहीं SIP सही नहीं है। अगर 100 रुपए की SIP हुई है तो 90 रुपए की SIP बंद हो गई है। आप कहते हैं कि शायद SIP एक स्कैम है या SIP मत करो। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता है, आप कहते हो छोड़ FD बेटर है, हम निकल जाते हैं। बेटर कि आप स्टार्ट ही मत करो। आजकल सोशल मीडिया पे SIP का 555 फॉर्मूला चल रहा है। फॉर्मूलाज होता है इंस्टा पे, रील्स पे व्यूज लेने के लिए। मैं तो रेंटल अकोमोडेशन प्रेफर करता हूँ, आजकल इसकी भी रील्स बनती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई गोल प्लानिंग कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, तो कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं से पहुंच जाओगे, पर आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। न्यूज़ जब पढ़ते हैं इस लार्ज कैप ने, इस मिड कैप ने हर महीने 10,000 की SIP को 4 साल में 9 लाख बना दिया। सोचने से सपनों का जहाँ नहीं मिलता है, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। अनंत जी कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे। आप कैसे हैं? आपको देख के और ऐसा लग रहा है कि फिटनेस पे काम करने की ज़रूरत है। ये क्या बात है, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं, मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है, घटा रहा हूँ मैं, और थोड़ा मसल परसेंटेज इंप्रूव कर रहा हूँ। और जो आप कर रहे हो, फाइनेंशियल मसल बिल्ड कर रहे हो, आज मैं चाहता हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की सीरीज़ में हमारे व्यूअर्स को मैं कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे पकड़ना चाहता हूँ। दुनिया कह रही है SIP सही है, SIP सही है, आप कह रहे हो नहीं SIP सही नहीं है। मैं वो जानना चाहता हूँ कि सब लोगों को मैंने देखा कि कॉमन मैन को, एक मिडिल क्लास को SIP को प्रमोट करते हुए, इनफैक्ट मैं देख रहा हूँ कि सेबी खुद पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, जहाँ से लोगों को ट्रैफिक जनरेट कर रहा है कि SIP करें। आप कहते हैं कि शायद SIP एक स्कैम है या SIP मत करो, तो कुछ ऐसे भी मैंने सुना आपके बात करते हुए। इस फाइनेंशियल लिटरेसी के ज्ञान को थोड़ा हमारे को इस पर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। आपका क्या विचार है? ये थोड़ा अलग विचार क्यों है आपका? नहीं, मेरा बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। अभी लास्ट मंथ का भी अगर आप रिसेंट का डेटा देखोगे तो अगर 100 रुपए की SIP हुई है तो 90 रुपए की SIP बंद हो गई है। मतलब जो लोग SIP कर रहे हैं, जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था तब तक तो हम SIP को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बट अगर सिर्फ अप ट्रेंडिंग मार्केट में आप SIP कर रहे हो तो वो यूजलेस है। अगर मार्केट सपोज करते हैं यहाँ पे और ये यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ जाने वाला है, तो ये SIP का मार्केट नहीं है, लमसम का मार्केट है। अगर आपने पूरा इधर डाल दिया पैसा और यहाँ पे रिडीम किया तो यू विल मेक मनी। SIP का कब मजा आएगा? जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, नीचे में आप उसी SIP को टॉपअप भी कर रहे हो और कंटिन्यू भी कर रहे हो। अगर नीचे के मार्केट में आपने SIP रोक दी तो वो आपके लिए यूजलेस है। मेरा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने SIP स्टार्ट तो कर दी मार्केट को ट्रेंडिंग देखते हुए। अगर उस SIP को आप अगले 2000 दिनों तक, 2000 डेज आपको उस SIP को बिना ये सोचे हुए कि मेरी वेल्थ बन रही है नहीं बन रही, अगर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो तो बिल्कुल आपके लिए SIP सही है। अगर आपको लगता है नहीं, जैसे ही मार्केट टूट जाएगा या मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा, मैं मार्केट में भाग लेने की जगह भाग जाऊंगा, तो इट्स बेटर कि आप स्टार्ट ही मत करो, वरना आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा के जाओगे कि भैया SIP में कुछ नहीं होता, SIP खराब है, SIP में मत करो, SIP स्कैम है, और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी से बची रह जाएगी, वो नहीं बना पाएगी पैसा। कंपाउंडिंग के लिए ना SIP में कंपाउंडिंग मेन काम करती है। मैं एक प्रॉपर्टी के एग्जांपल से देता हूँ एग्जांपल, क्योंकि काफ़ी लोग प्रॉपर्टी में तो इन्वेस्ट करते ही है इनहेरेंटली। अभी रिसेंटली एक पर्सन आए थे, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो गई है करीब 20 करोड़ की। उन्होंने 30 साल पहले ली थी वो प्रॉपर्टी 20 लाख में। कैसा लगा सर ये रिटर्न? बढ़िया, अच्छा है रिटर्न। अब आने वाले 30 सालों में ये प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? क्या हो सकती है, कहाँ तक पहुँच जाएगी? अगर सेम रेट से ग्रो कर रही है तो 20 लाख से 20 करोड़ हो गई। आने वाले 20 साल बाद क्या हो जाएगी, या ज़्यादा 30 साल बाद क्या हो जाएगी? 2000 करोड़। सुनने में डिफिकल्ट लगता है, पर ये रिटर्न्स वाइज हम देखते हैं तो सिर्फ 13% का CAGR रिटर्न है।
अब वहाँ पे हम क्यों बना पाए? क्योंकि हम वहाँ पे रुक रहे हैं। आप डेली जाके पूछ नहीं सकते कि ये भाव क्या हुआ था, मैं बेच दूँ। पर यहाँ पे क्योंकि आपको इतना कंफर्ट मिल चुका है अपनी मोबाइल ऐप में कि आप देख रहे हो कि भाई मेरे एसआईपी का आज भाव क्या हुआ, कल क्या हुआ, तो आप वहाँ से निकल जाते हो। जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन होता है, आपको तो छोड़ एफडी बेटर है, हम निकल जाते हैं। अगर उस माइंडसेट से हो, अगर आप तक क्लैरिटी नहीं हुई है कि आपको कितने दिन रखना है, तो मत ही स्टार्ट करो। 5 से 6 साल रुकना जरूरी होगा। हाँ, रफली 7 साल एवरेज होता है, हिस्टोरिकली देखा है। अगर आपकी 7 साल की एसआईपी चल रही है और कुछ मेजर मिस्टेक नहीं करी, तो आपका रिटर्न पॉजिटिव रहेगा। SIP सही है, ये तो समझ में आ रहा है। आपने उसके कुछ केविएट, कुछ आपने राइडर्स बता दिए, समझ में आ रहा है। ये जरा समझाइए कि म्यूचुअल फंड कौन सा वाला सही है, मतलब, और SIP अगर, क्योंकि कंफ्यूजन इस समय ये है, न्यूज़ जब पढ़ते हैं इस लार्ज कैप ने, इस मिड कैप ने हर महीने 10,000 की SIP को 4 साल में 9 लाख बना दिया, कोई आ रहा है स्मॉल कैप ने 70% रिटर्न दे दिया, 120%। अब कॉमन मैन कंफ्यूज्ड है, SIP करे, किस फंड से स्टार्ट करे, स्मॉल कैप से करे, मिड कैप से करे, लार्ज कैप से करे, मल्टी कैप से करे, कोई और तरीके से करे? सर, इसमें ना पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप किस टाइम हॉराइजन के लिए कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 4-5 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो लार्ज कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी आपके लिए परफेक्ट है। 5 से 7 साल के आसपास है तो मल्टी कैप कैटेगरी आपके लिए बेस्ट होता है। आज के दिन काफ़ी लोग शायद फ्लेक्सी कैप को भी प्रमोट करते हैं, फ्लेक्सी कैप भी उनको अच्छा लगता है। आई थिंक मल्टी कैप में आपको तीनों कैप का, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप का 25% कंपलसरी हो जाता है। बाकी 25% फंड मैनेजर अपने हिसाब से कर सकता है, तो वो आपके लिए बेस्ट हो गया। 7 साल से ऊपर है तो आपके लिए स्मॉल कैप है। अगर आप सिर्फ बिगन कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मेरा टाइम होराइजन क्या है, गोल प्लानिंग आप नहीं करना चाह रहे, मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई गोल प्लानिंग कर लो, क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, तो कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं से पहुँच जाओगे, पर आपकी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाओगे। सो अगर गोल प्लानिंग नहीं करे बिना आपको स्टार्ट करना है, तो प्रोबेबली मल्टी कैप से आप स्टार्ट कर सकते हो, या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, ये ना आजकल ETF के बारे में बातचीत शुरू हुई है काफ़ी, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो SIP म्यूचुअल फंड में करें कि ETF में करें? एक्सचेंज जो ट्रेडेड फंड है, इसकी चर्चा हो रही है। आसान भाषा में अगर आप ऑडियंस को बता सकें, एक तो दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में बेटर क्या है? सर, मैं कहता हूँ आप कॉम्प्लिकेशन छोड़ दीजिए। सर, होता क्या है, जितने हम नाम डालेंगे इसके बाद अभी इंडेक्स फंड्स भी नाम आएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आपको जो सब कुछ समझ आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ निफ्टी 50 में स्टार्ट कर दो। होता क्या है, सिर्फ सोचने से सपनों का जहाँ नहीं मिलता है, चलना भी पड़ता है मंजिल तक पहुँचने के लिए। आप मंजिल के लिए जब निकलोगे तो आप धीरे धीरे समझाओगे कि यार एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या है, वो आप जर्नी में सीख जाओगे। पर स्टार्ट करने के लिए अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा हूँ, निफ्टी में कर दो, बट कर दो। मैं खुद ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैंने खुद कह रहा हूँ कि अगर आपसे स्टार्ट करने का आपको क्या कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस हो रखा है, तो ये इस पैरालिसिस को छोड़ो, सीधा निफ्टी में स्टार्ट करो। बाद में हम आपको समझा देंगे करना क्या है, पर स्टार्ट कर लो। अनंत लड्डा जी, आप हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी इकोनॉमी को सेवर्स से इन्वेस्टर्स की इकोनॉमी बना रहा हूं, तो ये आपके लिए एक अच्छा मैसेज है कि भाई स्टार्ट करो, शुरू करो। अच्छे दिन कब आएंगे? अभी आएंगे, लेट्स स्टार्ट। तो आजकल सोशल मीडिया पे SIP का 555 फॉर्मूला चल रहा है। कोई 555 कहते हैं कि 25 साल की उम्र में 10,000 की SIP शुरू करो, हर साल अपनी SIP में 5% बढ़ोतरी करो, 12% का अगर एवरेज रिटर्न पकड़ लो, तो आप ये समझ लो कि 55 की एज में 5 और ये 55 की एज में आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए होंगे, आप रिटायर हो जाओगे। तो ये 5, 5, 5 और 5 निकल के आता है। ये कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग फार्मूला चल रहे हैं आजकल बाजार में, सोशल मीडिया में ट्रेंड है इस समय। तो राइट फार्मूला क्या है? अगर इससे बेटर फार्मूला कोई मालूम है आपको, ये फार्मूला ठीक लगता है कि 5,000 से शुरू कर दो और 55 साल की उम्र तक 5 करोड़ रुपए लेके निकल लो, आपको क्या फार्मूला ठीक लगता है? इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, फॉर्मूलाज होता है इंस्टा पे, रील्स पे व्यूज़ लेने के लिए। व्यूज़ बहुत मिलते हैं साहब कि 500 रुपये से हमने 50 करोड़ बना दिए, 50 साल आपने SIP चलाई, तो 15,000 का फॉर्मूला चलता है कि 15,000, 15%, 15 साल आपका 1 करोड़ होता है। और इसी को आपने 15 साल की जगह 30 साल कर दिया तो आपका 10 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बेटर तरीका है कि सुन लो, पता भी कर लो, लिख भी लो, ताकि एटलीस्ट आप किसी न किसी बहाने से 15 साल रुक तो जाओगे मार्केट में। पैसा अपने आप बनेगा, कितना बने नहीं बने, ज़्यादा बने कम बने सब ठीक है, बट आप रुक जाओगे। बेटर ये होता है कि आप गोल बना लो कि भाई मेरा गोल है कि मेरे बच्चे की एजुकेशन है, इसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए आज के दिन। इन्फ्लेशन क्या चल रहा है एजुकेशन में, करीब 7 से 8% चल रहा है, तो आज से 10 साल बाद मुझे कितना रिक्वायरमेंट होगा, 15 साल बाद कितना रिक्वायरमेंट होगा। उस गोल के लिए फिर आप SIP का फिगर डिसाइड कर लीजिए। सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर नाम से अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको फ्री टूल मिल जाएगा, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आज से फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी और फ्यूचर से आज के दिन आपको क्या SIP करनी पड़ेगी। बस आप वो स्टार्ट कीजिए। आप ये फॉर्मूलेस को छोड़िए, ये इसको लाइक करके दोस्तों को शेयर करने के लिए अच्छा है, काम करने के लिए गोल प्लानिंग पे काम करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई फ्री टूल्स अवेलेबल है, गोल्स को प्लान करिए। जब गोल्स को प्लान कर रहे होते हैं, वेल्थ के गोल को प्लान करते हैं, हेल्थ के गोल को कई बार छोड़ जाते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, है कि नहीं?
तो पहला जो सुख है हेल्थ की प्लानिंग, आज हमारे कैमरामैन से हम चर्चा कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर चर्चा कर रहे थे, माइग्रेन ये। अब अगर भगवान ना करे कभी तकलीफ आ जाए, डेटा बताता है हर 10 में से 5 पेशेंट सही हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता। मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना है आपसे आनंद जी कि हेल्थ इंश्योरेंस सही कैसे चुना जाए, क्या चीज़ का एक चीज़ अगर पकड़नी हो तो क्या ध्यान रखें? सर देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले आपकी फैमिली को उस समय मदद करेगा जिस समय आप बिस्तर पे हो। तो इसके लिए एक नहीं, मैं 5 पॉइंटर बताता हूँ, बस ये 5 फिल्टर्स लगा दीजिए, आप बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस तक पहुंच जाएंगे। वेरी गुड। बहुत सिंपल से फिल्टर्स है। पहला, आपके पास रूम कैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रूम कैपिंग है, सपोज करते हैं 10,000 का आपका बिल आता है, आपकी कैपिंग 50% पे हो रही है, या 5,000 की आपकी कैपिंग थी, तो आपका बिल टोटल 50% से हो गया। आपको लगता है कि सिर्फ रूम का बिल मेरा आधा हुआ है। 10 दिन रुके, 10,000 का 1 लाख होता है, आपने कहा चल 1 लाख नहीं, मेरे को 50,000 मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ गया? फ़र्क ये पड़ गया कि आपके बाकी सारे एक्सपेंडिचर भी 50% से रिड्यूस हो जाएंगे। तो आपको अपने पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी रूम कैपिंग नहीं चाहिए। वन। नंबर 2 इज, आपको कोई भी ऐसा नहीं करना कि भाई 20% का मैंने कोपे कर दिया, क्योंकि अभी तो हमें लग रहा है कि क्या होता है, हम कई बार इंश्योरेंस का प्रीमियम कम करने के लिए कोपे वाली चीज़ यूज़ कर लेते हैं कि कभी जब बिल आएगा तो 20% मैं पे कर दूंगा। बिल कौन सा आ रहा है आज के दिन? भाई जिस दिन आएगा ना, तुम बिस्तर पे होंगे, उस समय अगर तुम्हारा 10 लाख का बिल आया, 10 लाख की पॉलिसी, और तुम्हें एक साथ 2 लाख रुपए देने, और बैंक में नहीं है पैसा इतना, क्या होगा उसका? तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको कोपे नहीं लेना है। थर्ड, आप जिस भी कंपनी को चूज कर रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट कैसा है, कि भाई वो पैसा दे रही है दिक्कत आने पे, या सिर्फ पैसा ले ही ले रही है। तो उसका क्लेम सेटलमेंट देख लो, अगर 90% से ऊपर है तो यू आर सॉर्टेड। फोर्थ, जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो, उसके नेटवर्क हॉस्पिटल में जहाँ पे आपका कैशलेस सेटलमेंट हो जाएगा, वो आपके घर के आजू बाजू में है भी या नहीं। आपने एक ऐसी पॉलिसी ले ली जिसका है तो बहुत बढ़िया पॉलिसी, है भी बहुत सस्ती, पर वो उसके ट्रीटमेंट के लिए आपको 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में आप 500 किलोमीटर दूर नहीं जाने वाले। आपको चाहिए कि भाई जो मेरे आजू बाजू के 3-4 हॉस्पिटल है, या फिर जो नियर सबसे, अगर आप एक गांव में रहते हो तो सबसे पास का जो शहर है उसका जो सबसे मेन हॉस्पिटल है, वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो जाए, वो भी कैशलेस। तो चेक कर लो कि वो है या नहीं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं है, पर अपनी फैमिली को बता देना आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है और बता भी देना कि बाई चांस क्लेम आ जाए तो कहाँ जाना है, किसको पूछना है, और कैसे क्लेम फाइल होता है, उनको डॉक्यूमेंट पता होने चाहिए। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, एक फैमिली आई थी मेरे पास, लेडी आई थी रैदर, उनके हस्बैंड अब नहीं रहते दुनिया में, बट उनके पास टर्म इंश्योरेंस था जो उनको भी नहीं पता था। वो तो ऐसे आए थे कि ये देखो हमारे को एक पोथी मिली है, इसमें कुछ है क्या, कुछ मिल सकता है क्या, हमें बता दो। हमारी टीम जब देखा तो पता चला भाई आपको कुछ नहीं, 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। अरे बोला कि तो हमारी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आपकी फैमिली को पता होना चाहिए कि आपके पास हेल्थ है, टर्म है। अगर आपने सब कुछ ले रखा है और पता नहीं कि ले रखा है, 50 लाख से उनकी लाइफ चेंज हो सकती थी ऑब्वियसली। मतलब अभी उनके पास कुछ भी नहीं है, बट अचानक से पता चले कि यार मेरे को 50 लाख मिलने वाले हैं, तो फैमिली को कितना सपोर्ट मिल जाएगा। अभी परसों तरसों मेरे पास एक बड़े बिजनेसमैन आए, बोले विवेक जी इंश्योरेंस भी आजकल देख के करानी चाहिए। मैं कहा क्यों? कहते हैं कि ना आपकी खुद की नेटवर्थ से ज़्यादा की जो है ना सम अश्योर्ड वैल्यू नहीं होनी चाहिए इंश्योरेंस की, आपकी लाइफ खतरे में आ जाती है जिसके नाम पे बेनिफिट जा रहा है। तो एनीवेज, बिजनेस में ना वेल्थ से पहले उसकी हेल्थ पे जो ध्यान देना चाहिए, जो बिजनेस की अपनी हेल्थ है, मैं उसके बारे में आपसे एडवाइस ज़रूर लूँगा। आपको सुना होगा कहीं ना कहीं हम लोग आजकल आइडिया टू IPO पे बहुत काम कर रहे हैं। मेरे पोर्टफोलियो में अब लगभग 12 कंपनीज़ हैं, MSMEs हैं। इसको हम लोग 50 और धीमे धीमे 100 तक ले जाएंगे। इनके हम लोग अपने कैश फ्लोज पे काम करते हैं। इनका फाइनेंशियल हाइजीन, इनका ऑपरेशनल हाइजीन, इनका लीगल हाइजीन, इनको ब्रांड एम्बेसडर देना, इनको टेक्नोलॉजीज बिल्ड करा के देना, राइट पार्टनर्स लेकर के आना, इन्वेस्टमेंट बैंकर देना, स्टोरी बोर्डिंग तैयार कराना। इनको फंड की ज़रूरत है, डेट रूट से, इक्विटी रूट से। हम कंपनीज में काम करते हैं। CGP डैशबोर्ड को, यानी कि कैश फ्लो, ग्रोथ और प्रॉफिट, इस पर कैसे काम करें और उनको हम कैसे IPO तक लेके जाएं। 30 महीने में हम उनको प्रिपेयर करके IPO तक लेके जाते हैं। पोर्टफोलियो में मतलब आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है? हाँ जी, मेरी लगभग 12 कंपनीज हैं और कहीं सेट स्वेट इक्विटी है और कहीं पे हम लोग कैश भी इन्फ्यूज़ करते हैं जैसे ज़रूरत पड़ती है। और जब भी हम इसके लिए क्या करते हैं, बड़ा इवेंट करते हैं, लोगों को लिटरेसी देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, और उनमें से कुछ कंपनी जो अप्लाई करती है उनको हम सेलेक्ट भी करते हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, उनको हम बिल्ड करते हैं। और एक बड़ी अलग टीम है हमारी इसके ऊपर जो कंटिन्यूसली इस पर काम करती है, और उनको हैंड होल्ड करना, उनको तैयार करना। मतलब ये मर्चेंट बैंकर वाला काम नहीं है, जहाँ पत्थर फेंको मर्चेंट बैंकर तो मिल जाएगा हर दूसरे घर में, चौथे घर में। ये काम है कि हम लोग उनको इतना प्रिपेयर करते हैं कि अगर वो IPO नहीं भी जाता है तो M&A के लिए रेडी हो चुका होता है। उसका हम लोग जो है ना वेंडर DD कराते हैं, ड्यू डिलिजेंस कराते हैं। तो मेन अगर ब्रॉडली देखूँ तो फाइनेंशियल, ऑपरेशनल और लीगल, इन चीज़ों से उसको इतना फिट कर देते हैं, इतना तैयार कर देते हैं। मैं एक ना आपके साथ अगर टॉपिक आगे बढ़ाऊँ, फास्ट फॉरवर्ड, रियल एस्टेट पे बात करना चाहता हूँ और स्टॉक मार्केट के साथ कंपैरिजन। बहुत सारे लोग अभी भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से मूव तो कर रहे हैं,
मुंबई की तरफ मूव कर रहे हैं, अपना रुझान लेकर के आ रहे हैं। पर दो तरह की न्यूज़ वायरल होती हैं रियल एस्टेट को लेकर के। एक है कि भाई सेलिब्रिटी या इंडस्ट्रियलिस्ट उसने करोड़ों के घर खरीद लिए तो उसकी फ़ोटो आ जाती हैं। दूसरा है कि कोई मल्टी मिलियनर कहे कि भाई मैं तो रेंटल अकोमोडेशन प्रेफर करता हूँ। आजकल इसकी भी रील्स बनती हैं जी, रेंट पे रहो, सस्ता बढ़ता है। निखिल कामत कहते हैं कि मैं रेंट पे फॉरएवर रहना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। तो मार्केट रिटर्न्स जो हैं हमारे बेटर है रियल एस्टेट के मुकाबले, तो मैं पैसे को वहीं लगाऊंगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं? आपको लगता है कि मकान रेंट पे लेना चाहिए, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, या स्टॉक मार्केट पे मूव करें? देखिए, मैं हूँ स्टॉक मार्केट का बंदा, एंड निखिल सर इज़ अ क्लोज फ्रेंड, और क्लोज तो नहीं बट हम नोन है, एंड उन्होंने भी अभी घर लिया है, विच इज़ गुड। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि उन्होंने भी अभी जस्ट इन्वेस्टमेंट किया है प्रॉपर्टी में। एंड उनका पर्सपेक्टिव कुछ और था जब उनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, या अगर उनसे भी बात करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव ये रहता है कि अगर आपके ऊपर इतना लोन आ गया कि उस लोन का बर्डन ही आप नहीं देख पा रहे, और आपने अपना सारा इन्वेस्टमेंट, आपकी सारी EMI, आपका सारा पैसा सिर्फ घर पे जा रहा है, तब वो सेंस नहीं बना रहा, विच इज़ राइट। बट एट द सेम टाइम जब हम घर लेते हैं और अगर हमारे अफोर्ड कर पा रहे हैं उस घर को, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं इन द सेंस कि हमने उसकी 20 साल की EMI बनाई है जिसको हम पे कर पा रहे हैं, उस EMI में मेरा महीने के 25% से ऊपर का कॉर्पस नहीं जा रहा है, मेरी जो सैलरी है, मेरी जो इनकम है, उसके ऊपर का कॉर्पस नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट रेट वैसे भी हमें डिडक्शन में मिल जाता है और इंटरेस्ट रेट भी ठीक रहती है, तो आई पर्सनली फील मकान होना चाहिए। उससे सिर्फ सब कुछ क्या होता है हमारी लाइफ में, सब कुछ पेनल स्टेटमेंट नहीं होता। कुछ हमारी लाइफ की ऐसी भी चीज़ें होती है जिससे हमारी फैमिली को सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारे पूर्वजों को सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे दादाजी है साथ में, तो उनको भी लगता है कि हाँ यार घर होना चाहिए, खुद का एक छत खुद की होनी चाहिए। हम जब भी रेंट की कैलकुलेशन करते हैं, हम ये तो चेक कर लेते हैं कि भैया रेंट कैसे बढ़ेगा या रेंट कितना बढ़ेगा, बट ये नहीं देखते कि अगर आप EMI दे रहे हो तो EMI आपकी फिक्स हो रही है, EMI रुक जा रही है, EMI खत्म होने के बाद अगर उसका अप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको आपको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। इस कंप्लीट कैलकुलेशन में कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप फ्लैट ले रहे हो सिर्फ, तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर बेटर जगह लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू या रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। पर अगर आपका गांव है, आपका थोड़ा छोटा शहर है जहाँ पे आप प्लॉट लेके वहाँ पे अपनी एक घर बना रहे हो, 1 मंजिल का, 2 मंजिल का, प्रोबेबली वहाँ पे रिटर्न्स अभी भी 11%, 12%, 10% के निकल पा रहे हैं। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स इन इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी। अदर मैं तो कहता हूँ कि अगर आपकी 30% की EMI से काम हो रहा है, 25-30% की, तो लीजिए घर। तो मतलब ये खाली रील्स बनाने के लिए है कि जी गाड़ी मत खरीदो, घर मत खरीदो? सर देखिए, जिसके पास नहीं है वो तो कह रहा है मत लो। अभी जिसके पास है, अगर वो कहे कि नहीं यार ये नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर्टी खराब है, देखिए होता क्या है, जैसे इक्विटी के लिए भी सब मना करते हैं। अभी आपने SME की बात करी, मैं भी बहुत एक्टिवली SME में काम करता हूँ और इंटरेस्टिंग डेटा भी वहाँ पर भी शेयर करता हूँ। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि यार SME मार्केट रिस्की है, 100% है, पर एक डेटा इंटरेस्टिंग ये है, पिछले 1 साल का निफ्टी के रिटर्न है 10% के, SME इंडेक्स जो SME इमर्जिंग इंडेक्स है उसके रिटर्न है 50% के। 3 साल के निफ्टी के रिटर्न्स है 40-45% के आसपास के, SME इमर्जिंग मार्केट के रिटर्न्स है 350%। 5 साल में निफ्टी प्री कोविड लेवल से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन भी अभी 5 साल में प्री कोविड में हम चले जाएंगे। निफ्टी के रिटर्न है 110% के, SME इंडेक्स के रिटर्न है 1100% एब्सोल्यूट टर्म्स में। सो देखो वहाँ पे रिटर्न्स तो है, पर एट द सेम टाइम रिस्क भी है। जहाँ पे रिटर्न्स होंगे वहाँ पे रिस्क होगी। वहाँ पे रिस्क क्या है, आपके अगर आप SME स्टॉक्स में काम कर रहे हो कि अगर कभी लिक्विडिटी का इशू आया, फॉर एग्जांपल मार्केट में कभी करेक्शन आ गया और कोई बेचवाल नहीं हुआ, तो आपका पैसा वहाँ पे फंस सकता है। इसलिए आपको ऑब्वियसली पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अगर आपका 100 रुपये में से 20 रुपया 10 रुपया लगा हुआ है SME में तो ठीक है, अगर पूरा ही लगा हुआ है तो कई बार आपके लिए रिस्क ज़्यादा हो सकती है, या फिर आपने कुछ गलत कंपनी चूज़ कर ली जिसके लिए अगेन आपको डाइवर्सिफिकेशन लेना होगा, या फिर आपको करना ही नहीं आता कि मैं सिलेक्शन कैसे करूँ, तो आप PMS में जाइए। अगर आपको लगता है कि मैं अभी इतने साइज ही नहीं है कि मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है कि मैं SME वाली रिस्क लूँ, क्योंकि रिटर्न्स है तो रिस्क है, तो अभी आप छोड़ दीजिए। बट इवेंचुअली आपको ट्रैक तो करना पड़ेगा। अगर जहाँ रिटर्न्स बन रहे हैं, देखिए जहाँ भी रिटर्न्स बनेंगे वहाँ पे लोग नेगेटिव बात करेंगे, उसके 2 कारण हैं। पहला कि मेरे से वो रैली मिस हो गई थी, तो मेरे को बाकी ने कमाया ना वो अच्छा नहीं लग रहा कि यार तुमने कैसे कमा दिया। दूसरा, जैसे ही मैंने इन्वेस्ट किया, बिकॉज मैंने एंड ऑफ द स्टेज पर इन्वेस्ट किया जहाँ पे वो प्रोबेबली टॉप आउट हो रहा था, तो मेरे लेते ही वो टूटने लग गया, तो मेरे लगता है मेरे साथ लाइफ में धोखा ही होता है। तो ये 2 कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट अगर आप प्रॉपर रिस्क एनालिसिस समझते हुए, अपनी रिस्क प्रोफाइल समझते हुए, और आपकी रिस्क प्रोफाइल अगर अलाउ कर रही है तो आप अपना एक्सपोजर ले रहे हो SME स्टॉक्स में भी, तो आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं लेता हूँ। इन द सेम वे प्रॉपर्टी में अगर आपको पता है कि आपकी क्या रिस्क है, क्या पॉजिटिव्स है, हो सकता है वहाँ पर रिटर्न्स आपको इक्विटी से 3% कम आए, 4% कम आए, बट अगर आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको एक घर मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यार फ्यूचर में जो रेंट बढ़ जाएगा 40 साल बाद, ऑब्वियसली यहाँ से रेंट कितना होगा 40 साल बाद हमें भी नहीं पता, उसकी मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, मेरे पास एक घर चाहिए, एज एन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं, लेना भी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और
जो एसएमई इंडेक्स में या एसएमई खासतौर से इमर्ज में भी आपने बात किया, जो एनएसई में है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं। हमारी अपनी मेंटी कंपनीज हैं कुछ, जब हमारे से जुड़ी थी तो 10 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़ पे थे, आज 4-4 5-5 6-6 हज़ार करोड़ पे हो गए हैं। तो एमएसएमईज और एसएमईज के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस समय, खुद के लिए, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए और अपने बिजनेस को लिस्ट कराने के लिए। अच्छा, मैं ना एक प्रांजल कामरा जी से मिला, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और मेरे को बंदा ही बहुत अच्छा लगा। प्रांजल भाई, अगर आप देख रहे हो तो आप भी शेयर करने वाला वीडियो है कि नहीं, जस्ट जोकिंग ऑन अ लाइटर नोट, बट आई रियली लव यू प्रांजल जी। इन्होंने एक अलग बात कही मुझसे और मैं चाहता हूँ कि उस पर आपका भी व्यू ऐड करना चाहता हूँ। और एक बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव दिया कि इन्वेस्टमेंट जो करनी है वीकडे में मत करो, वीकेंड पे करो। वो कहते हैं कि वीकडे में क्या, मार्केट आवर्स में ना आदमी को जो है ना ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, दुख 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 दुख, खासतौर से ट्रेडिंग वाले जो होते हैं, माइंडसेट के लोग होते हैं। आप कमाते कम हो, गवाते ज़्यादा हो उस समय पे। तो आपका अपना क्या व्यू पॉइंट है इसमें? आपकी कोई स्ट्रैटेजी है कि आप भी जो है वीकेंड पे आराम से शांति से बैठ करके इन्वेस्ट करते हो? नहीं 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 नहीं, चलनी चाहिए मार्केट, टर्मिनल पे देख के ऊपर नीचे, आपका क्या स्ट्रैटेजी रहता है? सर देखिए, आई थिंक जो आपको बेस्ट सूट करे वो आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मैं कहता हूँ अगर आपको वीकेंड पे भी नहीं देखना चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान करवा के देगा। वहाँ पे आपको ऑटो मोड में होना चाहिए, आपको वीकेंड में भी नहीं देखना। ऑटो मोड में हो रहा है, 10 साल बाद देखेंगे, 5 साल बाद देखेंगे, या कोई मेजर मार्केट में इवेंट हो गया तो देखेंगे, बाकी आपको देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो मेरा व्यू ये रहता है कि आपको, क्योंकि होता क्या है, हम लोग सब आते एज अ ट्रेडर है, जाते एज एन इन्वेस्टर है। आ गए, हमने जो स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा था हम निकल गए, जहाँ जहाँ लॉस हो रहा था वहाँ पे हम इन्वेस्टर बनते गए कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आए थे यहाँ पे। आई बिलीव ये नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी पोर्टफोलियो आज के दिन लॉस में इसलिए, विद ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 40 ईयर्स जो हमारी जनरेशन का है, हमने बहुत लोगों के पोर्टफोलियोज देखे हैं। डीमैट, हम लोग स्टॉक ब्रोकर थे तो ऑब्वियसली सब एज अ सब ब्रोकर आपको पता चलता है क्या हो रहा है। मेजॉरिटी लॉस का कारण ये होता है कि जितने भी लोग हैं 90% टाइम वो सही कर रहे हैं काम, और वो प्रॉफिट में ही हैं और कमा भी रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है, पर जो 10% लॉसेज होते हैं ना, वो उनके 90% के प्रॉफिट को भी खाते हैं और उनको लॉस में भी लाके छोड़ते हैं। तो इसके लिए आपके पास, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में काम कर रहे हो या इंडेक्स में काम कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर ऑप्शंस में काम कर रहे हो, स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप एक गड्ढे में घिर चुके हो तो उसको और खोदना बंद कर दो कि भाई ये टूटा है, मैं और खोदते जाऊंगा, वो क्लैरिटी के साथ काम करो। स्टॉप लॉस आपकी वो लक्ष्मण रेखा है जिसको आप पार नहीं करोगे। अगर आप पार करोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी प्रॉफिट से लॉस में चले जाएगा। सो स्टॉक्स में आई पर्सनली बिलीव एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ रिटेल ट्रेडर, सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट प्रोबेबली या तो आईपीओ इन्वेस्टिंग होता है या फिर स्विंग ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे आपका 20% का टारगेट है, 8% का स्टॉप लॉस है। आप अपने हिसाब से काम करिए, अपने रिस्क एपेटाइट में काम करिए। हमेशा किसी भी एक स्क्रिप्ट में, एक पोजीशन में आपका एक्सपोजर 10% से ऊपर का नहीं होना चाहिए। स्टॉक्स में कर रहे हैं तो ये बेसिक रूल्स फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका ब्लंडर नहीं होगा। बाकी 90% तो आप प्रॉफिट कमाने वाले हो, जो 10% आपके मेजर ब्लंडर होने वाले वो आपको यहाँ से बच जाएंगे। बहुत खूब, वेरी नाइस। मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ स्टॉप लॉस से। मैं अभी यूएस में था थोड़े दिन पहले, तो मेरा एक मीटिंग था वेगस में, है ना। अब वेगस मतलब कसिनो का अड्डा है ना। दुनिया के सबसे बड़े कसिनो जो चाइना में है या वेगस में है, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं खेलने के लिए वहाँ गैम्बलिंग, रूले खेलते हैं, ताश खेलते हैं, बहुत कुछ खेलते हैं, मेरे को ज़्यादा आता नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ना कुछ लीडरशिप का मीट था, तो दुनिया के सबसे बड़े 10 गैम्बलर्स बैठे हुए साथ में, तो उनसे बात हो रही थी। तो मैंने कहा दुनिया के 10 बड़े गैम्बलर्स में आपका नाम आता है, क्या ट्रिक क्या है आपकी? भैया आप पैसा कमा रहे हो, बाकी दुनिया गवा रही है, आपकी ट्रिक क्या है? तो बोले ट्रिक है स्टॉप लॉस। तो बोले कि हमारा रूल एक ही है, $1000 लेके बैठो खाली। बोले डाउन साइड क्या है? खाली $1000 गए। बोले अप साइड क्या है? $1,00,000 कमा लिया, $10,000 कमा लिया, $50,000 कमा लिया, लेकिन $1000 खत्म होने के बाद नहीं खेलना है। एक बार $1000 खत्म हुआ तो उसके बाद खाना खाओ, बैठो, बाकियों को देखो, मजे मारो। बोले मैक्सिमम लूज करूंगा $1000, लेकिन हाई अपसाइड अनलिमिटेड है मेरे लिए, कभी भी कुछ भी कितना भी कमा लेता हूँ। बोला एक दिन मैं जो है $12 लाख लेके उठा था और 20 मिनट में $12 लाख बन गए। बोले 21वां मिनट खेला ही नहीं मैं, $1000 लगाए, $12 लाख बने, 20 मिनट में बन गए। 20 मिनट के बाद मैं खेला ही नहीं, उठ के चला गया। इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी हारूंगा तो हजार हारूंगा। अभी एक इंटरेस्टिंग मूवी आई थी, उसका भी एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जीतते हो, कितना अच्छा खेलते हो, फर्क ये पड़ता है कि आप कब रुक जाते हो। सही बात है, कब रुक जाते हो मालूम होना चाहिए। अब ऐसे लोगों को ना कसिनोज में ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, इनकी फोटोग्राफ लग जाती है, इनको कसिनो में घुसने नहीं दिया जाता ना।
इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। एनीवेज, वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। अलग अलग प्रकार से लोगों से देखते हैं हम, लेकिन एक बात मैं जो सीखा हूँ, जुआ खेलने वाला नहीं कमाता, जुआ खिलाने वाला कमाता है। कि निखिल कामत जी की बात हुई, वो जुआ खेलते नहीं खिलाते हैं, प्लेटफॉर्म बनाते हैं एंड पीपल मेक लॉट ऑफ मनी। लेकिन अगर इन खास तौर से स्टॉक मार्केट इज़ नो गैम्बलिंग, आई वांट टू टेल यू अगेन, इट इज़ नॉट गैम्बलिंग। आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। और सर एक छोटा सा अपडेट, निखिल सर ना, एक्चुअली निखिल कामत जी खुद भी बहुत अच्छा ट्रेडर है, मुझे मालूम है। और मोर देन दैट आज भी वो खुद भी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। उनका जो हेज फंड है, मतलब जितना मेरी उनसे कन्वर्सेशन हुई है उसमें मैं ये समझ पाया कि उनको रियलाइज़ हो गया है कि जिस कैपिटल में मैं बैठा हूँ ना, इट डजेंट मैटर कि मैं कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न बना रहा हूँ, मैं डाउन साइड कितनी कंट्रोल कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। उनका हेज फंड भी अभी रिसेंटली, अगर आप सारे हेज फंड्स में से चेक करोगे ना, डाउन साइड सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड उसी में है। सो ही इज़ अ ब्रिलियंट ट्रेडर, एंड वो सिर्फ करवा नहीं रहे, वो खुद कर भी बहुत अमेजिंग काम रहे हैं। निखिल कामत जी के ऊपर मैंने वीडियो डाला है टाइकून ऑफ इंडिया सीरीज़ में। आप लोग टाइकून ऑफ इंडिया सीरीज़ देखते हैं, उनकी पूरी जर्नी कैसे उन्होंने बिल्ड किया इस बिज़नेस को और कैसे वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया, आप उसको भी देखिएगा। आप आईपीओज में इन्वेस्ट करते हो? 100% करते हैं। आजकल जेनजी जो है वो 3 प्रार्थना करता है मंदिर जाके। एक, भगवान एग्जाम क्लियर हो जाए, दूसरा मेरी जॉब इंटरव्यू क्लियर हो जाए, और तीसरा आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए। लेकिन आजकल ये नई प्रार्थना ऐड हुई है। आईपीओ के लिए रिटेल इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाए? उस पर आपका क्या, थोड़ा एडवाइस करिए। सर पहली स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए कि शगुन वाले आईपीओ में ही लगाओ, या शगुन वाले डीमैट से लगाना स्टार्ट करो। एंड ऑन अ सीरियस नोट, सिंपल स्ट्रैटेजी ये है, सिर्फ एक ही तरीका है। एक तो ना, सब लोग, कुछ मिथ्स बता देता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि अगर मैंने एक नाम से 1 लॉट लगाया, दूसरे नाम से 2 लॉट लगाया, तीसरे नाम से 3 लॉट लगाया, तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी। अगर कोई ओवर सब्सक्राइब हो गया, आपका सिर्फ 1 लॉट ही कंसिडर करा जाएगा। दूसरा मिथ ये है कि अगर मैं आईपीओ को पहले दिन पे अप्लाई कर दूंगा तो मुझे अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं मिलेंगे, आपको नहीं मिलेगा अलॉटमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट डे लगा रहे हो या लास्ट डे लगा रहे हो। तीसरा ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई आईपीओ में मैंने जो प्राइस है, प्राइस बैंड आपको टाइप करना पड़ता है। लोग कहते हैं कि मैंने कट ऑफ प्राइस पे लगाया तो मेरे को नहीं मिलता है, मेरे को तो टाइप करूंगा तो मेरे को मिलेगा। मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रिटेल में अप्लाई कर रहे हैं, आप कट ऑफ प्राइस चूज करेंगे, दैट इज द बेस्ट के सिनेरियो जहां पे आपको आईपीओ मिल सकता है। तो ये 3 तो मिथ्स है जिसकी वजह से आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। मिलने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको प्रॉपर्ली प्लान करके मैक्सिमम नाम से लगाना है। अगर आपके घर में 10 नाम है तो 10 नाम पे डीमैट होने चाहिए, सबके नाम पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सेकेंड ट्रिक ये है कि आईपीओ में 2 एचएनआई की कैटेगरी होती है, एचएनआई स्मॉल और एचएनआई बिग। एचएनआई स्मॉल की कैटेगरी वेस्ट ऑफ टाइम है इंडिया में, क्योंकि पूरा भारत एचएनआई स्मॉल में लगा रहा है। अगर आपके पास कम पैसा है तो मल्टीपल नाम से रिटेल कैटेगरी में लगाइए। अगर आपके पास एक्सेस पैसा है, मतलब 10 लाख से ऊपर की कैपिटल अवेलेबल है, तो एचएनआई बिग में लगाइए। और लगता है कि यार मेरे पास 10 नाम है पर मेरे पास एक ही के लिए एचएनआई बिग है, तो एक से एचएनआई बिग लगा दीजिए, बाकी सब में रिटेल लगाइए। उसके बाद भी पैसा बच रहा है कि यार मैं तो रिटेल की जगह बाकी सब में मैं एचएनआई स्मॉल लगा दूं, मत लगाइए, दूसरे आईपीओ में लगा दीजिएगा, वो बेटर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ये तो हो गया मेन लाइन आईपीओ के लिए। एसएमई आईपीओ में 2 कैटेगरी होती है, रिटेल और एचएनआई। रिटेल कैटेगरी में तो बिल्कुल लॉटरी में जाता है, 100 में से 1 आदमी को मिलता है, 150 में से 1 आदमी को मिलता है, कुछ नहीं कर सकते। बट अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो सपोज करते हैं कोई एसएमई आईपीओ था जिसका 1.5 लाख का 1 लॉट था, टोटल वो आईपीओ 100 गुना हो गया है। मतलब कि रफली अगर आपने 100 गुना पैसा, मतलब 1.5 करोड़ रुपये लगा दिया, तो आपको एक अलॉटमेंट पक्का लगेगा। अगर लगता है कि नहीं मेरे को 1.5 करोड़ नहीं है पर मेरे को प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, जितना टाइम हुआ है उसका 50%, मतलब यहाँ पे हमारा अगर 1.5 करोड़ हो रहा था तो 75 लाख हो गया। 75 लाख के ऊपर की आपकी एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी मेजॉरिटी केसेस में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। सो वहाँ पे अलॉटमेंट होता है प्रोपोर्शनेट बेसिस पे एसएमई में। तो अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है, अच्छे कैपिटल से आप काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके अलॉटमेंट शॉर्ट है कि आएगा ही आएगा। एसएमई आईपीओ में भी लगाते हैं हम 100%। आप प्री आईपीओ भी इन्वेस्ट करते हैं? थोड़ा बहुत। क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी? सर मेन तो ये देखना होता है कि एक तो नीयत सही है, आईपीओ जो ला रहा है बंदे की, मेन लीड मैनेजर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। मतलब जो सारथी, अगर श्री कृष्णा है या कौन है, हमें ये देखना है ना सर। अगर श्री कृष्णा सारथी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एथिकल है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो खुद कितना कमा रहा है या वो खुद कितना बड़ा आदमी है, पर अगर वो एथिकल आदमी है तो मैं एथिकल आदमी से ज़्यादा काम करने में कंफर्टेबल हूँ। तो एसएमई आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट लीड मैनेजर हो जाता है। सेकंड, कंपनी का सेगमेंट कौन सा है, सेक्टर कौन सा है। थर्ड, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, कंपनी ने क्या दिखाया है, क्या कोई कंपनी के जो फाउंडर है या जो ओनर है, प्रमोटर है, उनके ऊपर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं क्या, कुछ फ्रॉड का 420 का कुछ केस हुआ है क्या, कोई इनकम टैक्स की चोरी मारी है क्या। तो उससे पता चलता है कि उसकी चोरी करने की आदत है या नहीं है। हो सकता है वो चेंज हो गया हो, पर उसके चेंज होने पर मैं बैठ नहीं लेता मेरी। बहुत खूब, वेरी नाइस। अच्छा एक बात बताओ, जिसको आईपीओ अलॉटमेंट नहीं मिला है, फिर भी छूट गया,
वो वैसे तो आपका वीडियो देख लें जो आपने समझाया, लेकिन छूट गया तो उसकी पोस्ट लिस्टिंग क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर देखिए, जब आप आईपीओ इन्वेस्टर है ना, तो हिस्टोरी ये बताती है कि आपने आईपीओ में लगाया, अलॉटमेंट मिलते ही आपको अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू एग्जिट ही करना है, उसको आप बाय एंड फॉरगेट नहीं कर रहे, वरना आप सिर्फ खराब आईपीओ में, कुछ न्यू एज कंपनी के आईपीओ में जो लॉस मेकिंग हुई है वहाँ पे होल्ड कर जाओगे, बाकी सब जगह बेच जाओगे। एक बार वो लिस्ट हो गया, उसके बाद जिस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। बाकी एक बार लिस्ट होने के बाद आप उसके पीछे भाग रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, उसको आप फिर नॉर्मल ब्रेकआउट देने चाहिए, क्योंकि यूजुअली आईपीओ लिस्ट होने के बाद एक कंसोलिडेशन करता है, एक बार कई बार थोड़ा सा यू पैटर्न बनाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट देगा या नहीं देगा। तो वो जो आपकी नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है उसे फॉलो कीजिए। अच्छा, ये एफएनओ की आजकल जो एक नया वेव जो बिल्ड हुआ है पिछले 2-3 साल के अंदर खास तौर से, पर अगर मैं सेबी की एक स्टडी देखी थी, वो कहता है कि 7% ट्रेडर जो है 3 साल में प्रॉफिट कमाए हैं, और 7% में से भी 1% ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया है, बाकी लोग ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए। 93% लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा का लॉस सफ़र किया है। बहुत बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन 2 लाख का लॉस भी एक आम आदमी के लिए होता है। तो एफएनओ में अगर रिस्क मिनिमाइज करना है तो एक उपाय है कि एफएनओ में जाना ही नहीं है, दूसरा क्या उपाय हो सकता है? सर सबसे पहले ये आप ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ को कि कोई भी बिजनेस हो, लाइफ में कोई सा भी चीज़ हो, 80-20 रूल होता है। 80% लोग से 20% लोग सबसे ज़्यादा कमाएंगे। सक्सेसफुल 20% जो होते हैं, हमारे क्लास में भी टॉप 3 रैंक होती है। अब बोले यार मैं तो 20 में आया, 20 रैंक क्यों नहीं मिली? क्योंकि नहीं होती भाई, वो टॉप 3 ही होती है। और ये जो डेटा है, आई थिंक ये थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा अगर हम इस डेटा में और फाइंड आउट करेंगे कि कितने लोगों ने हेजिंग के लिए एफएनओ को यूज़ किया है। काफ़ी लोगों के पास पोर्टफोलियो बचा है, उनका काम ही यही कि मैंने पुट बाय कर रखा है ताकि मेरा पोर्टफोलियो हेज हो जाए। तो ये डेटा रफली जो अभी आपको 7%, 8%, 10% की बात हो रही है, बेटर होके मे बी 20-25% तक हो जाएगा लोग जो प्रॉफिट में जा रहे हैं, अगर हम उन हेजर्स को हटा देंगे तो। अब अगर आप बोल रहे कि यार ये 20% ही क्यों प्रॉफिटेबल है, बाकी क्यों नहीं है, तो उसका तो कुछ नहीं है, आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। डेटा हमेशा ये रहेगा और हर फील्ड में ही रहेगा। आपके भी सर बिजनेस में आप समझाते हैं सर कि अगर आपको टॉप 20% में आना है तो आपको बाउंस बैक करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कुछ कुछ नया सीखना पड़ेगा। पहले आप लर्न करोगे, फिर आप अर्न करोगे। ये सब आपके ही वर्ड्स हैं। इन द सेम वे अगर आप स्टॉक मार्केट में एफएनओ करना चाहते हैं तो पहले आप लर्न कीजिए, छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिए। छोटा कैपिटल चले भी जाएगा तो आप उससे इमोशनली अटैच नहीं होंगे। एक बार आपकी स्ट्रैटेजी और काम होता कैसे समझ आया तो फिर आप कमा पाओगे। अभी हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा टॉपिकल है। स्टॉक मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे, जिसको हम लोग बोलते हैं वूका वर्ल्ड, वॉलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्विटी, VUCA। अभी क्या देखा कि स्टॉक मार्केट में अगस्त में सेंसेक्स जो है लगभग 2.5% बढ़ा, सितंबर में देखा 5.25% गिर गया, अक्टूबर में आप लोगों ने देखा 0.5% बढ़ा, नवंबर में फिर देखा 1.5% गिर गया। उठा गिरा, गिर ज़्यादा रहा है, उठ कम रहा है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए, इसमें क्या समझना चाहिए, आपकी शिक्षा क्या कहती है इसमें? सर S&P का एक इंटरेस्टिंग डेटा है कि एवरी ईयर 95% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक बार टॉप से 10% का करेक्शन देगा। मतलब अगर पिछले 10 साल देखोगे तो 20 साल देखोगे तो 19 साल में ऐसा हुआ है। तो अगर आप 10% के करेक्शन को क्रैश कह रहे हो तो बिल्कुल मार्केट हर महीने क्रैश की प्रोबेबिलिटी रखता है कि वो हो जाएगा, हर साल वो होगा ही होगा। सो आपको ये तो क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि 10% का मार्केट क्रैश नहीं होता, दिस इज मार्केट्स रनिंग करेक्शन। तो इस पॉसिबिलिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। हाँ जी सर, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। डेटा और आगे ये कहता है कि मार्केट 20% टाइम कितना करेक्ट होगा, रफली 35% ऑफ द ईयर्स में। तो 10 में से हर 3-4 साल में आपको 3-4 साल ऐसे होंगे जहाँ पे मार्केट 20% के आसपास का 15 से 20% का करेक्शन देगा, और 30% से ऊपर का करेक्शन मार्केट रफली 10 साल में 2 बार देता है। बाकी डेटा में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी को सीख जाइए कि ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर मार्केट सिर्फ ऊपर ही ऊपर जाता जाएगा तो आप एक्चुअली पैसा कमा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप कभी एंट्री ही नहीं ले पाओगे। मार्केट नीचे आएगा तभी तो आप पैसा लगा भी पाओगे। तो यूज़ करेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। हम बहुत सुनते हैं, अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, और हमें पास्ट के सारे करेक्शन दिखता है कि यार काश मुझे मौका मिल गया होता 2020 में, मैं घर बार बेच के लगा देता। पर अगर वही सेम मौका आज मिलेगा ना तो आप नहीं लगाओगे सर। सेम मौका आज मिलेगा, नहीं लगाओगे, मौका निकल जाता है। अच्छा, अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है इस समय, फिर से आता हूँ उस पर वापस। अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे ब्रूटल करेक्शन आज तक आपके हिसाब से क्या रहा था और क्यों रहा था? सर वैसे तो काफ़ी लोग 2008 का सबप्राइम क्राइसिस कहेंगे, बिकॉज इंडेक्स वाइज 60% टूटा था वहाँ से, और वर्ल्ड मार्केट पूरा क्रैश हो गया था, बिकॉज लोन पे लोन चल रहा था, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू जैसे ही रिड्यूस हुई, बिकॉज प्रॉपर्टी की वैल्यू को बेस मानते हुए लोन माना गया था, तो वो पूरा बबल बर्स्ट हो गया था, लेमन क्राइसिस हो गया था, इंडिया में सत्यम क्रैश हो गया था, और सब कुछ सिनेरियो बहुत ख़राब था। बट आई फील सबसे ब्रूटल था 1999 का .com बबल बर्स्ट था। उसमें
हुआ ये था कि स्टॉक्स जिसके भी पीछे .com लिखा था वो सब बढ़ते जा रहे थे। इंडिया में बात करी जाए तो केतन पारी के K10 स्टॉक करा चला चल सकते, उसमें से स्पेसिफिकली हिमाचल फ्यूचरिस्टिक एक स्टॉक होता था, आज भी है, जो चलता था, वो करेक्ट हुआ था 85%, 100 रुपये का 15 रुपये हो गया था। एक और स्टॉक था, मैं नाम अभी नहीं लेता, नाम अभी अपन एंड में डिस्कस करेंगे, उसका प्राइस चल रहा था 1480, IT कंपनी थी, 1480 प्राइस चल रहा था, और 1480 में कोई भी सेलर ही नहीं था। एक महीने में वो कितना टूट सकता है सर? आप कुछ गैस मारिए सर, 1500 रुपये का प्राइस चल रहा है, एक महीने में टूटते टूटते कोई स्टॉक कितना टूट सकता है? आधा हो जाएगा, आधा, और सर आधे से भी आधा हो जाएगा, 15 रुपये, 15 रुपये, 1500 का 15 रुपये। तो ये था IT का क्रैश। कौन सी कंपनी थी ये? कंपनी का नाम आप कमेंट में जाके गैस करिएगा, अगर नहीं गैस कर पाएंगे तो मैं वहां पे पिन करवा दूंगा सर। तो पता चले कि ये भी देख रहे हैं या सिर्फ कुछ सीख भी रहे हैं, नहीं सीख रहे, क्योंकि इस कंपनी का नाम मैंने एक जगह मेरी इंस्टा की रील पे ले रखा है, तो पता तो चले कि इनको कितना याद है। तो कमेंट आना चाहिए भाई कमेंट का। 1515 रुपये हो गया था, और आज वो है ही नहीं। अच्छा, आज है ही नहीं कंपनी। विप्रो का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि आज है तो काफ़ी लोगों को पता होगा। विप्रो का स्टॉक टूट गया था रफली 70% के आसपास का, और मजे की बात ये कि 10 साल के विप्रो के रिटर्न्स थे जीरो उस समय के क्रैश में, 10 साल के रिटर्न्स जीरो। आज के दिन इंडिया के जो बड़े बड़े बुल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि यार ये तो बुल ही है, ऑल टाइम बुल है, फेवरेट बुल है, मैं नाम नहीं लूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, आज के इंडिया के टॉप 10 में से 3 आदमी के आउटलुक मनी के फ्रंट पेज पे आर्टिकल में आता है कि दिस इज द एंड ऑफ स्टॉक मार्केट 2002 में। इतना मार्केट का बुरा हाल हो गया था। अंदर लिखा हुआ था कि स्टॉक मार्केट को साइड प्रोफेशन ही रखना है, ठीक है, फुल टाइम प्रोफेशन नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस क्रैश के बाद 2001 2002 बहुत पेनफुल था सर, बहुत पेनफुल था। आप सोचो आज भी है वो लोग, और आज हम उनको आइडलाइज करते हैं कि भाई ये सिर्फ तेजी की बात करते हैं, उनके ऐसे स्टेटमेंट आ चुके थे उस समय पे। 10 साल के बड़े बड़े स्टॉक्स के रिटर्न जीरो थे। इंडिया का मार्केट ने सिर्फ एक 10 साल आता है, जैसे आप किसी भी 10 साल के टेन्योर को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ वो एक 10 साल का टेन्योर आता है जहाँ पे रिटर्न जीरो थे। वो 1994 से 2003-4 का पीरियड होता है। तो ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट पेनफुल था। बट मज़े की बात ये है, इतने पेनफुल के बाद जो अगले 4 साल थे, 2003 से 2007, दिस वॉज मदर ऑफ ऑल बुल रन्स। यहाँ पे जो हम आज विजय केडिया सर हो गए, रामदेव अग्रवाल सर हो गए, जिन्होंने 100x किया था अपना पैसा, मतलब मार्केट ने जो 15 साल का खोया हुआ था या 10 साल का खोया हुआ था, वो अगले 3 साल में विथ आगे के 10 साल दे दिया था, 2003 से 2007 का था। तो अगेन आज मार्केट को कैसा देखते हो आप? आज मार्केट को देखते हैं कि सर थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। मार्केट में करेक्शंस की थोड़ी सी स्पेसेस है कि थोड़ा करेक्शन हो जाए तो लाइट हो जाएगा। जो लोग, आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप बड़ा पैसा तब तक नहीं कमाओगे जब तक मार्केट आपको टेस्ट नहीं करेगा। भगवान कुछ भी बड़ा देने से पहले आप ही बताते हो सर, आपको टेस्ट करता है। तो SIP इन्वेस्टर्स का भी टेस्ट होगा, अभी तक नहीं हुआ है। पिछले साल 4 साल 3 साल 5 साल वाले SIP इन्वेस्टर्स सब प्रॉफिट में है। बड़ा पैसा कमाने से पहले एक बड़ा टेस्ट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि FD वॉज वेस्ट, FD वॉज बेस्ट रेदर, SIP वॉज वर्स्ट, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, इक्विटी मार्केट में कुछ नहीं है, तो वो टेस्ट बाकी है। आई थिंक वो टेस्ट के लिए अभी भी थोड़ा टाइम है, बट नेक्स्ट 2 महीना थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा। सब कुछ डिपेंडेंट रहेगा जनवरी के रिजल्ट्स के ऊपर। मैं कितनी भी बात कर लूँ इधर उधर की, इन दी एंड स्टॉक मार्केट इज़ बेस्ड ऑन अर्निंग्स, कि क्या हम कमा पा रहे हैं नहीं कमा पा रहे। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब थे, अगर खराब आते हैं तो मार्केट में शायद एक जर्क वापस से मौका बन जाएगा, और प्रोबेबली बजट के बाद थोड़ा सा वापस से ठीक होने की आई थिंक पॉसिबिलिटी हो जाए, अगर बजट इंटरेस्टिंग आता है तो। बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोगों को पैसा तो इन्वेस्ट कराते हो, समझाते हो, सिखाते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी देते हो, आपको कहीं रिवॉर्ड्स रिकग्निशन देश भर में मिला है, और जनता आपको, सब लोग आपके व्यूअर्स आपको बहुत प्यार करते हैं। मैं अभी एंटरप्रेन्योर की बात करना चाहता हूँ। हाँ जी सर। जो जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं लोगों का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगवाता, लोगों का पैसा उनके खुद के बिजनेस में लगवाता हूँ कि आप बिजनेस लगाइए, बिजनेस को बड़ा करिए। वो भी सबसे इक्विटी बढ़िया है। स्टॉक, सबसे बढ़िया इक्विटी आपकी खुद की कंपनी की, अगर आपको मालूम है आप ग्रोथ लेके आएंगे तो। अगर उनके लिए कुछ सुझाव चाहता हूँ मैं आपसे। हमारे पास लोग अप्लाई करते हैं IPO लिस्टिंग की तैयारी करने के लिए, SME IPO के लिए प्रिपेयर करने के लिए आते हैं, कुछ उसमें से हम मेन बोर्ड पे भी जाते हैं। हमारे जो पार्टनर है दुबई में, विवेक ओब्रॉय हैं, उनकी लगभग हर महीने कोई ना कोई कंपनी लिस्ट होती है। अभी आइडेंटिकल ब्रेन, जब तक ये वीडियो पब्लिश होगा, लिस्ट हो चुकी होगी। अगली हम लोग साथ कर रहे हैं सॉलिटारियो, बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये लोग जो लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब जब 10 करोड़ का IPO आता है, आप देखो कि 100x का मतलब समझो कि 1000 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है।
इसमें दो सवाल हो सकते हैं, एक कि भाई इसको लेके क्या समझ होनी चाहिए, दूसरा अगर आप इंस्पायर करना चाहते हैं एक एंटरप्रेन्योर को कि उसको आईपीओ लाना चाहिए, अपने एसएमई आईपीओ को तैयारी करनी चाहिए, तो उसे क्या तैयारी करनी चाहिए और उसको क्या सुझाव देंगे आप? सर देखिए, ये टॉपिक आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, आप एक्सपर्ट हैं मैं तो सर। रोज़ बात करता हूँ, पर आपसे आज सुनना चाहता हूँ। सर मेरा पर्सपेक्टिव, मैंने मेरे जितना अपने बिजनेस में देखा है, जो भी हमने काम किया है उसमें देखा है, या जितने भी लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी समझ ये है कि आपको अपना विजन बड़ा रखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले बड़ा सोचना पड़ेगा, और बड़े सोचने के लिए आपको बड़ा सर्कल चाहिएगा। मैं कहता हूँ कि जब आप लोगों से मिलते हो, वो आपका नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। सो आप ऐसे सर्कल में जाके बैठना स्टार्ट करो जहाँ पे आप प्रोबेबली वन ऑफ दी पुअर वंस हो, पुअर वंस इन दी सेंस कि आप वन ऑफ दी नॉलेज के टर्म्स में आपसे ज़्यादा रिच लोग बैठे हैं, फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा रिच लोग बैठे हैं, इंटेलेक्चुअली ज़्यादा रिच लोग बैठे हैं, तो वहाँ पे आपका विजन खुलेगा कि कितना पैसा कमाया जा सकता है। कई बार क्या होता है, जब मैं कहता हूँ कि आप साल के 1 करोड़ कमा सकते हो, तो लोगों को लगता है पॉसिबल नहीं है। फिर कहते हैं कि यार 10 करोड़ भी कमाई होती है, यार कर रहे हैं, सब कमाते हैं, 10 करोड़ कमा सकते हो, तो वो लगता है तो पॉसिबल नहीं है, सपना है, क्योंकि हमने हमारे आसपास में किसी को कमाते हुए देखा नहीं है। एक मिथ है इंडिया का सबसे बड़ा कि लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नहीं कमाना चाहते हैं। लोग रातों रात सपने में पैसा कमाना चाहते हैं कि मैं सुबह उठूं मेरे को पैसा मिल जाए। पैसा कमाने के लिए आपके विजन स्टेटमेंट के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करना चाहते। 90% लोग, रादर 95% इंडियंस खुश है उनकी नॉर्मल लाइफ से कि भाई मेरे पास एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छी सी लाड़ी हो, मतलब बीवी हो, बच्चे हो, मैं उनके साथ कभी वेकेशन पे चले जाऊँ, फैमिली के साथ रहे, मैं ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हूँ, मेरी जॉब जो चल रही है वो चलती रहे, काश मेरे को 10 की जगह 12% का प्रमोशन मिल जाए, तो वो उसमें लगे हुए, विच इज़ नॉट रॉन्ग। आई थिंक अगर आप लाइफ में सेटिस्फाइड हो, कभी कहते हैं ना कि कभी हमने ख्वाहिशों में देखा कि यार हमें सुकून मिल जाए, और कभी पता चला कि सुकून ही हमारी एक्चुअल ख्वाहिश थी। अगर आप खुश हो उसमें तो इट्स वेरी गुड कि आप खुश हो, आप सेटिस्फाइड हो। पर अगर आप बाकी 5% में आते हो जो एक्चुअली कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो अपने सर्कल को इम्प्रूव करो। वो सर्कल को आप कहाँ इंप्रूव करोगे, कहाँ आपको लोग मिलेंगे, कहाँ नेटवर्किंग करोगे, वो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। बट जैसे ही आप एक ऐसे आदमी से मिलोगे जो आपका दोस्त है, जो आपसे 10x कमाता है, तो बाय डिफॉल्ट आप ज़्यादा तो नहीं बट 2x 3x अपने आप आने लग जाओगे, बिकॉज आपको लगेगा यार ये तो नॉर्मल है, ये भी तो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये मेन है। सेकंड, आई थिंक टीम पे फोकस करो। अगर आपकी टीम बिल्डिंग स्ट्रांग है, जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो मेरे सारा काम, सारा मैनेजमेंट टीम के पास रहता है। दैट इज़ लाइक योर सोल ऑफ द बॉडी, मतलब हम यहाँ पे हैं, हमारी सोल वहाँ पे है। तो टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मैं पर्सनली ये फॉलो करता हूँ कि अगर मेरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से सारे काम को नोट डाउन करते, जो मैं डेलीगेट कर सकता हूँ एट एनी कॉस्ट टू एनी पर्सन, उसको डेलीगेट कर दो। फिर फाइनली सिर्फ गिनती के 2-3 काम रह जाएंगे जो आपको ही करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ द काम जहाँ से आपकी ग्रोथ होगी। तो दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड फ्रॉम जो मेरी स्टार्टिंग। मेरे भी बचपन में एक स्कूल में टीचर थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर भी, बहुत अच्छी। छोटा सा था मैं, बहुत ध्यान रखती थी मेरा। वो मुझे कहती थी, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। हमेशा कहा करती थी कि अपने दोस्त दिखा दो मुझे, मैं आपका भविष्य बता दूंगी। भविष्य को मैं पकड़ने के लिए एक सवाल पूछता हूँ, चलो इस भविष्य को पकड़ते हैं। अभी हमारे यहाँ पे मोहित गुलाटी जी आए थे, एक अच्छे बड़े इन्वेस्टर हैं, जाने माने इन्वेस्टर रहे हैं। हमारे साथ हॉर्सेस टेबल शोज़ किए उन्होंने। वीसी जो है, अच्छा मैं समझ गया, बिल्कुल। हाँ, हॉर्सेस टेबल शो में रहे हमारे साथ, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। तो उनका फोकस रहता है कि मैं सनराइज सेक्टर पे काम करूँ, सनसेट को छोड़ते चले जाऊँ। अभी आजकल वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी, ये मेरे लिए सनराइज है इस समय। अगर आप किसी को सेफ बेट मानते हो तो कि सेक्टर वाइज अगर देखें, टेल विंड किधर दिखेगा, किसको आप सेफ बेट मानते हो? इंडिया को। इंडिया में कोई भी सेक्टर पकड़ लो, सब कुछ ग्रो होगा। अभी कुछ भी ग्रो हुआ ही नहीं है। जब कोई एक कंट्री डेवलपिंग से डेवलप हो रही है, उसमें आप ये बोल दो कि मुझे सिर्फ ये सेक्टर पसंद है या ये पसंद है, मैं तो कर रहा हूँ सब लोग सही होने वाले हैं, जिसको जो सेक्टर पसंद आ गया। इतने बुलिश हैं आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को लेकर? 100%, बिकॉज कंजम्पशन पावर है। कंजम्पशन पावर कैसे डिसाइड होती है कि हमारे देश में बच्चे कितने हैं। अब जब हम फाइनेंशियल गोल बनाते हैं तो हमारे गोल्स क्या बनते हैं? बच्चे की शादी, बच्चे की एजुकेशन, रिटायरमेंट, बच्चा नकार निकला तो, गाड़ी क्योंकि बच्चे को गाड़ी चाहिए, वेकेशन क्योंकि बच्चे की समर वेकेशन आ रही तो वेकेशन, सब कुछ हमारे बच्चों के अराउंड इन्वॉल्व करता है। रेदर हमारा खर्चा बच्चों के अराउंड इवॉल्व करता है। अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उस खर्चे की इनकम किसी और की हो रही है। बेसिक अकाउंट्स का मैथ्स है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। किसी का खर्चा, किसी की इनकम। इंडिया की एवरेज एज है 27-28, तो 27-28 की एवरेज एज में खर्चा तो होगा ही सही। आज के दिन जापान में क्या आया है कि भाई आपको सिर्फ 4 दिन वर्क करना है, बाकी 3 दिन आप रिलैक्स करो, बच्चे पैदा करो। दिस इज द ऑफिशियल न्यूज़ कि वो प्रमोट कर रही है कि बच्चे पैदा करो। उनकी एवरेज एज 50 को क्रॉस कर चुकी है। इंडिया, आपके पास ये बेनिफिट है कि इंडिया इज़ अ यंग नेशन। अगर हम यंग नेशन को देखेंगे तो वहाँ पे कंजम्पशन हमेशा बढ़ेगा, मार्केट विल बी वॉलेटाइल, बट सेक्टर जो आपको पसंद आ जाए आप उस पर कन्विक्शन रखो। फॉर एग्जांपल इंफ्रा की बात कर लीजिए, सरकार का 11 लाख करोड़ का बजट है जो बढ़ते जा रहा है। अगर वो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इंफ्रा अच्छा करेगा। इंफ्रा के साथ साथ एंसिलरी इंफ्रा बाय डिफॉल्ट चलेगा, सीमेंट हो गया, ये सब आपको रिक्वायरमेंट होगी।
इंडिया में इतने लोग हैं कि अभी तक सिर्फ क्रेडिट कार्ड अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ लोगों के पास भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, 10 करोड़ लोगों के पास भी अभी तक पासपोर्ट नहीं है। तो ये बढ़ेगा तो जितनी भी ट्रैवल इंडस्ट्री है, ट्रैवल सेक्टर है, होटल्स है, ये सब बढ़ेंगे। अभी तक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स, इंडिया अभी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हो 10% भी इंडिया इन्वेस्ट नहीं करता है। तो अगर लोग इन्वेस्ट करेंगे तो जितने भी इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज है वो बढ़ेगी। सरकार का फोकस जहाँ पे आएगा वो होगा। सरकार अभी ईवी में फोकस कर रहा है। ईवी पे आई थिंक ये थोड़ी सी ओवरसोल्ड हो गई बिकॉज काफ़ी लोग ऑलरेडी बहुत अच्छी इनिशियल बेट लगा चुके हैं, बट स्टिल इट इज स्टिल राइजिंग। और जब तक सरकार का सपोर्ट रहेगा ईवी आपका काम करता रहेगा। तो ऐसे आप सेक्टर्स देखोगे ना तो आपको पूरा इंडिया लगेगा कि यार मैं छोड़ूं क्या, पूरा इंडिया बुलिश है। बहुत बढ़िया। इंडिया इस समय यंग नेशन है। जर्मनी और जापान की हालत ख़राब हो रही है इस समय। 4 लोग एक बच्चा पैदा करते हैं, है ना। तो कैसे पूरी की पूरी उनकी एथनिसिटी खत्म हो जाएगी। और मजा है 1-4 कर लेता है। हमारे यहाँ थोड़ा इसमें बिहार जस्ट ऑन अ लाइट नोट, ऑन अ लाइटर नोट ऑफ कोर्स। और ये एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग दिस इज गुड ऑल्सो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बताए गए हैं कि कोई भी देश की इकोनॉमी तब अच्छी मानी जाती है जब उसमें 4 चीज़ें हों। उस देश में होनी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी होनी चाहिए उस देश में पॉपुलेशन, यानी कि अब हमारे देश उस मामले में बहुत अच्छा है। तीसरा इनोवेशन होना चाहिए। और चौथा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, किसी को खर्च करने में घबराहट नहीं होनी चाहिए चाइना की तरह। यहाँ पे भारत में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो यंग पॉपुलेशन की हमने बात करी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हमने बात करी, जेन ज़ी के लिए इन्वेस्टमेंट का क्या फार्मूला होना चाहिए। अमूमन हम लोग बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, पहले लोग क्या करते थे कि भाई जो पैसा आया उसने पहले खर्चा कर लिया, बचे हुए को सेव कर लेंगे। अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि पहले सेव कर लो, बचे हुए खर्चा कर लो। पहले था खर्चा कर लो, बचे हुए को सेव कर लो, अब है पहले सेव कर लो, बचे हुए को खर्चा कर लो। आपके पास कोई मंत्र है? जेन ज़ी यंगस्टर्स जो आपने बताया एवरेज एज हमारे यहाँ पे 20, 25, 30 साल के लोग इस समय आकर के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अ क्विक मंत्रा फॉर देम। सर सबसे पहले अगर आपकी भी एजुकेशन चल रही है, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। आप अभी एजुकेशन करते हुए कितना बचा लोगे महीने का? 2,000 रुपये बचाओगे। साल का 24,000 रुपये। 3 साल का 75,000। अगर उस 3 साल में आपने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना लिए तो आपके 75,000 के, मैंने तो मान लिया आपने डबल कर दिया, 1.5 लाख रुपये हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप स्टूडेंट हो तो इन्वेस्ट ही मत करो, फोकस अपनी स्टडी पे करो। बिकॉज जितना आप बचा के बनाओगे 1.5 लाख रुपये, वित्तीय आपकी मंथली सैलरी हो सकती है या मंथली इनकम हो सकती है। हो सकता है आप दिन की भी वित्तीय कमा रहे हो, हफ्ते की भी वित्तीय कमा रहे हो, अगर आपने कुछ लाइफ में एक्सेल कर लिया। सो अगर आप स्टूडेंट हो तो आई नो इट इज़ एक्साइटिंग टू हैव सम एक्स्ट्रा बक्स, क्योंकि आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ जाएगा। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी जो लाइफ में आज गोल है उस पर फोकस करिए और उस गोल के ऊपर काम करिए। एक बार आपकी वो गोल अचीव हो गया, फिर नेक्स्ट आपको इन्वेस्टमेंट ही करना है। नेक्स्ट 50 साल 100 साल आप जितना भी जिएंगे उतना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, पैसे का इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। अपने दोस्तों पे इन्वेस्ट करो, वेकेशंस पे जाओ, कोई कोर्स ले लो, कोई अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उस पर फोकस करो। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आपने अगर अपने दोस्तों के साथ बहुत लिमिटेड बजट में जाके एक गोवा की वेकेशन करी, उसमें जितना फाइनेंशियल प्लानिंग सीखोगे कहीं नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बाद में तो आपके पास पैसा होएगा ही अगर आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो तो। सो स्पेंड ऑन योर सेल्फ, स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस। हाँ, हमारे वीडियो प्रोडक्शन हेड मेरे को रोडवेज में ऋषिकेश ले जा रहे हैं। बोला हॉस्टल में रहेंगे, रोडवेज में जाएंगे, वहीं पर नदी के किनारे सोएंगे, उधर ही ठेले पे खाएंगे। ये आप आज नहीं कर पाओगे सर, ये आप आज नहीं कर पाओगे। क्यों ऐसा? अब हमारे पास कंफर्ट है तो हम क्यों फालतू में, हम लोग ये वो कॉलेज वाला वो एक्सपीरियंस कह रहे अब आपको हॉस्टल में ही ठहराऊंगा सर, मैं बंकर में बिठाऊंगा आपको, वहीं लेके जाऊंगा, वहीं चलो। तो एनीवेज उसमें बड़ा अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग बताना सर, आप जाते हो नहीं जाते एंड में, हमें भी पता तो चले। नहीं, मैं वीडियो पे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। नहीं, सो बेटर इज कि आप अपने एक्सपीरियंसेस पे लगाओ। एक बार आप कमाने लग जाओ तो सबसे पहले टर्म और हेल्थ ले लो और SIP स्टार्ट कर दो। बाद में समझेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। थोड़ी सी एक SIP स्टार्ट कर दो और IPO में मार्केट में काम स्टार्ट कर दो। इवेंचुअली एवरीथिंग विल सेटल डाउन एंड यू विल नो योर पाथ। बहुत खूब, बहुत खूब। इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएगा। पैसा भाई लोगों एक ऐसी चीज़ है, रिकमेंडेशन के बाद नहीं, रिसर्च के बाद लगाना चाहिए। सिर्फ देखा देखी नहीं, देख समझ कर लगाना चाहिए, वरना मार्केट से रिटर्न्स के बदले मार्केट से यू टर्न लेना पड़ जाता है। रिटर्न नहीं मिलता, यू टर्न लेना पड़ता है। लेकिन आपका प्रॉफिट नॉन स्टॉप चलता रहे, इसलिए मैंने लर्निंग का एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया आपके लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हर हफ्ते हम किसी एक ऐसे एक्सपर्ट को लेकर के आते हैं जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाते हैं, जैसे आज अनंत लड्डा जी ने बढ़ाया, क्योंकि बिजनेस का मतलब है बड़ा बिजनेस। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को उसको शेयर करिए जिसको इस लिटरेसी की आवश्यकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आप सबका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। आनंद जी, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू जी।